हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें आज की क्लास में आज हमारा डे 17 है और हम डिस्कस कर रहे हैं एसएसटी पेपर 2 जो कि एनसीईआरटी समरी है, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए आज की क्लास, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी समरी यहीं से छपने वाली है। अब तक हमने अशोक को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और आज से हम फुल्ली अशोक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1। कहता है राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने क्या किया था, कलिंग जो कि कहां पे है, उड़ीसा में है, उसको जीता था। 8 साल बाद अशोक ने क्या किया था, कलिंग को जीता था। और ये वही कलिंग का युद्ध है जिसके बाद अशोक क्या करेगा, युद्ध का त्याग करेगा। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया और धर्म को अपना लिया, तो वो कलिंग का युद्ध होगा। वहीं बात करें धम्म की, तो ये जो धम्म है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और अशोक भी बौद्ध धर्म को मानता है। तो अगर ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म से कौन सा राजा संबंधित है, तो बता देना है आपने अशोक। और ये जो धम्म शब्द है ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है धर्म। पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे। बिहार के रामपुरवा में, यानी कि बिहार का एक इलाका है रामपुरवा, इसमें क्या हुआ है, जो मौर्य काल का एक स्तंभ था, इससे इसकी प्राप्ति हुई है, जिसे हाल ही में कहाँ रखा गया है, प्रेसिडेंट हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो एक इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बिहार का वो कौन सा एरिया है जिसमें से मौर्यकालीन स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो बता देना है बिहार का रामपुरवा एरिया। चलेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। कलिंग जो कि क्या है, उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो आपसे यहाँ पे एक चीज और पता चली, यानी कि जो ये कलिंग है, कलिंग क्या है, ओल्ड नेम है किसका, उड़ीसा का, जिसको आज हम उड़ीसा कहते हैं। और अशोक ने क्या किया था, इसी कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। पॉइंट नंबर 4, यह भी मैंने आपको जस्ट बताया। इस युद्ध की भयावहता को देखते हुए उसने डिसीजन लिया कि वह कभी युद्ध नहीं की करेगा, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद ये जो राजा अशोक था उसने युद्ध का त्याग कर दिया। पॉइंट नंबर 5 को देखेंगे। ये जो धम्म जिससे अशोक फॉलो करता था, जो कि एक क्या है, धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म होता है। इसमें क्या था कि किसी भी देवता की पूजा अथवा कर्म कांड की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर देवता की पाठ पूजा या फिर यज्ञ कर्म कांड किसी की जरूरत नहीं थी। पॉइंट नंबर 6 को देखेंगे। ये जो अशोक हैं ये बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे, तभी तो इन्होंने धम्म को फॉलो किया। तो अगर ये पूछा जाए कि अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित थे, जैन बुद्धिज्म, तो बता देना है आपने अशोक जो है वो बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। पॉइंट नंबर 7 हमारे स्क्रीन पे। अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, यानी कि ये जो धम्म का ये जो प्रचार प्रसार करते थे उनका नाम क्या था, महामात। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे हमारे स्क्रीन पे। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने लिखा, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, जेएल नेहरू हैं, ये भी क्या थे, अशोक से प्रभावित थे। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे। ये जो ब्राह्मी लिपि है जिसका प्रयोग अशोक ने किया था अपने अभिलेखों को लिखने के लिए, ये आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, यानी कि बहुत सारी ऐसी लिपियां हैं जो कि पिछले 100 सालों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। पॉइंट नंबर 10 देखेंगे हमारे स्क्रीन पे। मौर्य समाज के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन सम्राटों की दीवार का निर्माण किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। यानी कि ये पूछा जाए कि चीन सम्राट ने अपने दीवारों का निर्माण कब किया, तो बताना है आपने 2400 वर्ष पहले। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे हमारे स्क्रीन पे। लगभग 2000 साल तक इस पे क्या चलता रहा, निर्माण का कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो चेंज होती रही। ये दीवार जो है लगभग 64 किलोमीटर लंबी है, ताकि पत्थर और ईंट से ये दीवार का निर्माण हुआ है, जो कि चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 12 देखेंगे और बात करेंगे यहाँ पे साउथ इंडिया, यानी कि ये वाला इंडिया जो हमारा दक्षिण भारत है, इसकी बात करें तो ये काली मिर्च
मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर और बाकी सारे स्पाइसेस यानी कि मसाले की दृष्टि से बहुत ज्यादा फेमस हैं। यहीं से मसालों का क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। बात करेंगे पॉइंट नंबर 13 की। ये जो रेशम के मार्ग हैं, इस पे किसका कंट्रोल था? कुषाण, चीनी, ईरान और रोमन शासकों का नियंत्रण था। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा क्या है जो आपको दिख रहा है, ये हमारा सिल्क रोड यानी कि रेशम मार्ग है। इस पे कुषाणों, चीनी और ईरान रोमन शासकों का कंट्रोल था। पॉइंट नंबर 14 देखेंगे। लगभग 2200 साल पहले मौर्य समाज का पतन हो गया। पश्चिम उत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। पॉइंट नंबर 15 देखेंगे हमारे स्क्रीन पे। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शुंग नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। यानी कि मौर्य के जाने के बाद फिर क्या हुआ, लेटर मौर्य एज में सबसे पहले आती है शुंग डायनेस्टी। और ये जो शुंग लोग हैं, ये कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया के लोग थे। कुछ राज्य लगभग 5000 वर्षों तक टिके रहे, जबकि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि 16 है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने राज्य की स्थापना की। यानी कि मौर्य डायनेस्टी जब चल रही थी, उसके जो सेना नायक थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने एक अलग से अपना डायनेस्टी यानी कि वंश का स्थापना किया, जिसको हम कहते हैं शुंग डायनेस्टी। यानी कि शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है शुंग डायनेस्टी का? तो बता देना है आपने, पुष्यमित्र शुंग। पॉइंट नंबर 17 देखेंगे। शुंगों के बाद कणव तथा कुछ और वंशों का शासन चलता रहा, जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी कि जब मौर्य का पतन हुआ, मौर्य के बाद बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टी जैसे शुंग हो गया, कणव हो गया, ये सारे स्टेब्लिश हुए। और उसके ठीक 1700 साल बाद फिर आता है गुप्त काल, जिसको हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 18 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पश्चिम भारत यानी कि जो ये हमारा ये वाला एरिया है, पश्चिम भारत यानी कि वेस्टर्न वाला, और मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए। यानी कि ये जो वेस्ट वाला भारत है और ये मिडिल वाला एरिया, इस पे किसका कंट्रोल था? इसमें सातवाहना का कंट्रोल था। सातवाहना वंश का यहाँ पे क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। और लगभग 2100 साल पहले स्थापित जो ये सातवाहना राज्य है, ये लगभग 400 सालों तक यानी कि एक बहुत ही लंबे टाइम तक इन्होंने पश्चिम भारत और मध्य भारत पे अपना शासन किया। पॉइंट नंबर 19 देखेंगे। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिम भारत में वाक्टक वंश का स्थापना हुआ। यानी कि जहां पहले सातवाहना रूल कर रहे थे, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये कौन सा वंश है? आपको वाक्टक वंश देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 20 की तरफ देखेंगे। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोल, चेर और पांड्याज ने शासन किया। डायग्राम में देख सकते हैं ये पूरा अपना साउथ इंडिया है। और इस साउथ इंडिया में 3 डायनेस्टी बहुत ही फेमस हुई। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है चोल यानी कि चोला डायनेस्टी, दूसरा आता है चेरा जिसको आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, और तीसरा जो कि सबसे नीचे है वो आता है पांड्याज। डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आपको चोला दिखेगा, ये कौन सा है अपना चेर, और ये है पांड्याज। पॉइंट नंबर 20 देखेंगे। 21 देखेंगे। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो ये क्या है? क्रमबद्ध दिखाया गया है कि कौन से राज्यों की स्थापना कब होती है। पॉइंट नंबर 22 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पॉइंट नंबर 22 कहता है हमसे, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। यानी कि आयरन का यूज हमने 3000 साल पहले स्टार्ट किया, और करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का हमें यहाँ पे क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। पॉइंट नंबर 23 देखेंगे और बात करेंगे तमिलनाडु वाला एरिया यानी कि साउथ इंडिया। तमिल क्षेत्र में बड़े को विल्लल्ला यानी कि जो बड़े बड़े किसान थे उसको विल्लल्ला कहते थे, साधारण हलवाहों को उणवार कहते थे, और जिसके पास जमीन नहीं थी उसको दास, कैडेसियार या फिर आदिमई कहलाते थे। यानी कि ये शब्दावली है जो कि तमिल के लोग यूज करते थे। पॉइंट नंबर 24 की बात करेंगे और देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में।
देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात करिए अगर हम, जिसमें हमारा दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, यानी कि नॉर्थ इंडिया, इसमें क्या होता था, जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें जो गांव का प्रधान है उसको क्या कहते थे, ग्राम भोजक। और ये जो पद थे ये अनुवांशिक थे, यानी कि फिर ग्राम भोजक के बाद फिर उसका बेटा बैठेगा उस गद्दी पे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी, और गांव का जो ये भोजक था, ग्राम भोजक, ये कौन होता था नॉर्मली, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा या सबसे ज्यादा जमीन होती थी, है ना। पॉइंट नंबर 25 देखेंगे, प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे, और कभी कभी ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। यानी कि इनका भी अपना एक रुतबा था, टैक्स भी यही कलेक्ट करते थे, कभी कभी ये जज भी बन जाते थे और कभी कभी ये पुलिसों का काम भी कर देते थे। पॉइंट नंबर 26 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, ग्राम भोजकों के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिनको हम क्या कहते थे, गृहपति कहते थे। और इस गृहपति में ज्यादातर कौन से किसान हैं, छोटे किसान हैं। पॉइंट नंबर 27 देखेंगे, तमिल की एक ओल्डेस्ट रचना है जिसका नाम है संगम साहित्य। ये जो संगम साहित्य है बहुत पॉपुलर है। इसकी रचना करीब 3000 साल पहले की गई, और इसको संगम क्यों कहा गया, क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया जाता था। तो संगम साहित्य को संगम क्यों कहा गया, क्योंकि मदुरई के अंदर जो कवि सम्मेलन हुआ था उनमें यहाँ इस चीज का संकलन हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे 28 हमारे स्क्रीन पे, ये जो जातक कहानियां यानी कि जातक टेल्स है, इसकी संकलन किसने की थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इसकी संकलन किया था। डायग्राम में देख सकते हैं ये जातक कथाएं हैं जो कि स्टोरीज बताती हैं। पॉइंट नंबर 29 देखेंगे, सबसे पहले जो हैं, सबसे पुराने आहत के सिक्के कहलाते हैं, यानी कि जो ओल्डेस्ट कॉइन है, डायग्राम में देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आहत के सिक्के, जो प्रचलन में पूरे 500 साल चले थे, यानी कि इनका जो ट्रेंड रहा लगभग 500 सालों तक बरकरार रहा। पॉइंट नंबर 30 देखेंगे, चांदी या सोने के सिक्कों पर अलग अलग शेप्स बनाए जाते थे। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई आकृति बनाई गई है, यहाँ पे भी कोई शेप्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 31 देखेंगे और बात करेंगे मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की मूर्तियां यानी कि आइडॉल बनाया जाता था। पॉइंट नंबर 32 देखेंगे, अब ये जो मथुरा था ये क्या था, लगभग 2000 साल पहले मथुरा किसकी राजधानी थी, कुषाण वंश की सेकंड कैपिटल मथुरा। इसके अलावा मथुरा क्या है, एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यानी कि कृष्ण जी का जन्म स्थान भी रहा है, यहाँ पे लोग इनको पूजते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध के भी विहाराज हैं और जैन मंदिर भी है, और कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 33 की ओर, उत्तरी काले चमकीले पात्र प्रायः काले रंग के होते थे और इसमें एक खास तरह की चमक होती थी, और ये मिलते कहाँ थे, तो ये ज्यादातर आपको उत्तरी भाग में देखने को मिलते थे। पॉइंट नंबर 34 देखेंगे, उत्तर में वाराणसी बाबा की नगरी और दक्षिण में मदुरई कपड़ों के उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर थे, यानी कि नॉर्थ इंडिया में वाराणसी हो गया और साउथ इंडिया में मदुरई आपको कपड़े के उत्पादन के लिए फेमस प्लेस दिखाई देते होंगे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने संघ बनाने लग गए, और इन्हीं संघों को क्या कहा, मतलब हमने क्या नाम दिया है, इन संघ को हम श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसको ये श्रेणी क्या है, एक संघ है जिसको किसने बनाया था, शिल्पकार और व्यापारियों ने। पॉइंट नंबर 35 की बात करेंगे, सूत काटने और बुनके के नियम का उल्लेख अर्थशास्त्र के अध्याय 8 में है, यानी कि सूत कैसे काटना है, बुनके, इनका जो बनाने का तरीका है, इनके जो रूल्स हैं, इसका उल्लेख भी अर्थशास्त्र के चैप्टर 8 में किया गया है। पॉइंट नंबर 36 देखेंगे, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू क्या था, एक पोर्ट था, पतन था, जहां पे दूर दूर से जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिलता है, और ये जो कि क्या रहा होगा, एक स्टोर या फिर वेयर हाउस यानी कि गोदाम रहा होगा। और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिलते हैं, जिसमें शराब या फिर तेल जैसे पदार्थों को रखा जाता है। तो ये अरिका मेडू का अपना एक इतिहास रहा है। पॉइंट नंबर 37 देखेंगे, यहीं पर
एराटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर एटेराइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि एरेटाइन किससे संबंधित है तो बताना है आपने कि इटली का एक शहर के नाम से। पॉइंट नंबर 38 देखेंगे, मिट्टी के बर्तन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। यानी कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उस पे हमें क्या मिले हैं, ये ब्राह्मी लिपि है, इसके अभिलेख आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। यानी कि पहले के टाइम पे जब हम तमिल लिखते थे तो तमिल लिखने के लिए कौन सी लिपि यूज की जाती थी, यही ब्राह्मी लिपि, अशोक वाली। लेकिन इसलिए तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी इसको कहा जाता था। पॉइंट नंबर 39 देखेंगे, ये जो अरिका मेडू अभी जस्ट मैंने बताया, इस पे क्या होता था, रोमन लैंप शीशों के बर्तन और रत्न भी हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। और यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य से मनके यानी कि जो बीड्स हैं उसको बनाने के लिए भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ से हमें प्रमाण मिला है कि यहाँ पे बहुमूल्य शीशे और मनके भी बनाए जाते होंगे। पॉइंट नंबर 40 को देखेंगे और बात करेंगे एक्वाडक्ट की। तो ये क्या होते हैं, ये बड़े बड़े जलवाही सेतु यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि ये जो एक्वाडक्ट है ये क्या है, यूरोप का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, जिसका विकास तब हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। यानी कि गंगा के मैदान के समकालीन अगर आपसे पूछे तो बताना है आपने एक्वाडक्ट, जो कि क्या है, यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और ये जो रोम है उस पूरे बड़े साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला था और इनके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे जिसका नाम था ऑगस्टस, जिसने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। पॉइंट नंबर 41 को देखेंगे और इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ऑगस्टन ने एक स्टेटमेंट दिया था। ऑगस्टन जिसने एक लंबे टाइम तक शासन किया था, उसने कहा कि रोम क्या था, एक ईंटों का शहर था जिसको मैंने संगमरमर का बनवा दिया। यानी कि इसने अपनी तारीफ की कि पहले जो रोम था वो ईंट का था और अब उसने किसमें इसको कन्वर्ट कर दिया है, मार्बल यानी कि संगमरमर में कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा अगस्टन ने बड़े बड़े टेम्पल और महल भी बनवाए, रंगमंडल बनवाए जिसके चारों ओर दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी। यानी कि इस तरीके से सीढ़ी बना दी जाती थी जिसमें एक के बाद एक बैठ के दर्शक बैठ के उस चीज को देखते थे। पॉइंट नंबर 42 देखेंगे, तमिल में जो बड़े भूस्वामी है, इंपॉर्टेंट है ये भी, बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था तमिल में, बेलल्ला कहते थे। जबकि ग्राम भुजकों की जमीन पर प्रायः दास व मजदूर द्वारा वहां पे खेती की जाती थी। पॉइंट नंबर 43 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, तमिल में हलवाहों को क्या कहा जाता है, उणवार कहा जाता है। जबकि गृहपति किसको कहते हैं हम, स्वतंत्र कृषक भूस्वामी होते हैं। पॉइंट नंबर 44 को देखेंगे, ये जो वलय कूप है इसका यूज क्यों किया जाता था, जल निकास के लिए, यानी कि जल को निकालने के लिए। और ये जो आहत सिक्के हैं ये चांदी और सोने के बनते थे। करेंगे पॉइंट नंबर 45 की, फाशियान का जो भारत आगमन हुआ था ये लगभग 1600 वर्ष पहले हुआ था। वहीं बात करें श्वेन तसांग की, इसकी भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुआ। यानी कि टाइम पीरियड दे रखा है ये। पॉइंट नंबर 46 को देखेंगे, ये जो संगम साहित्य है जिसकी जो रचना हुई थी वो तमिल में हुई थी, इसकी शुरुआत लगभग 2300 साल पहले हुआ। और ये जो अरिका मेडू जो पतन है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये पोर्ट है, इसका पतन यानी कि इसका जो अंत है वो 2200 साल तथा 1900 साल पहले हुआ। पॉइंट नंबर 47 को देखेंगे, मथुरा की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ये एक धार्मिक केंद्र था, इधर की तरफ आप मथुरा को देख सकते हैं। वहीं श्रेणी किसको कहा जाता है, शिल्पकारों के समूह को हम श्रेणी के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 48 को देखेंगे, ये जो हमारा साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत है, ये नीचे का एरिया, ये किसके लिए फेमस है, सोना, मसाले और खास तौर पर काले मिर्च के लिए ये वाला जो एरिया है, और कीमती पत्थरों के लिए ये वाला एरिया फेमस है। पॉइंट नंबर 49 की बात करेंगे,
काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। ये जो ब्लैक पेपर है इसकी रोमन साम्राज्य में इतनी ज्यादा डिमांड थी कि इसको हम किस नाम से बुलाते थे, काले सोने यानी कि ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे। ये रहा मैप, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर यानी कि रोमन साम्राज्य है। आज के पॉइंट नंबर अंतिम यानी कि 50 की बात करेंगे। दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में हमें ऐसे बहुत सारे सिक्के मिले हैं जिससे हम सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ हमारा जो व्यापार है वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। यानी कि साउथ इंडिया से हमें क्या मिले हैं, रोमन साम्राज्य के कुछ सिक्के मिले हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि रोमन साम्राज्य से भारत का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो बहुत अच्छा चल रहा था। इसी के साथ आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 पॉइंट्स को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बढ़ाएंगे सीटेट की क्लास को आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट की क्लास को क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।